सत्र को शुरू करते हैं। हिंदी सत्र में सभी का स्वागत है। सभी को नमस्ते। नमस्ते कुमार भैया। नमस्ते भैया। सुनील भैया, गोपाल भैया, नमस्ते सभी को नमस्ते। तो आज हमने हिंदी सत्र में दीप्ति दीदी और सुनील भैया की शेयरिंग को सुना। इसी कड़ी में आज हिंदी सत्र में एक पारिवारिक शेयरिंग है और साथ में गौरी दीदी अपनी बात को रखेगी। तो पहले करुणा दीदी और उनकी बेटी गुंजन बेटी वो अपनी बात को रखेगी। तो दीदी, करुणा दीदी, आपका स्वागत है। जी जी भैया, सबको नमस्ते। नमस्ते दीदी। दीदी, मैं आपका छोटा सा परिचय रखता हूँ। जी, पहले दीदी, मेरी बेटी शेयरिंग करेगी जी। हाँ हाँ जी, यस यस। तो करुणा दीदी अपने परिवार के साथ उनके पति श्री ओंकार सिंह और बेटी गुंजन के साथ में रहती है। और करुणा दीदी अभी लंबे समय से भगवान भैया के मार्गदर्शन में यूएचवी के प्रस्ताव को सीखने का और समझने में अपनी भागीदारी को निभा रही है। तो दीदी, आपका स्वागत है। आप शुरू कर सकते जी सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम गुंजन चौहान है। अम, मेरे पिताजी श्री ओंकार सिंह चौहान, माताजी श्रीमती करुणा चौहान है। वैसे तो वे छतरपुर में निवास करते हैं। अभी कुछ माह के लिए वहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इस वर्ष आवश्यकता थी। वो यहाँ मुंबई में कुछ माह के लिए हमारे साथ में है। मेरी छोटी बहन डॉक्टर रंजन चौहान, कुंवर साहब डॉक्टर विक्रांत सिंह है। उनका 7 वर्ष का बेटा आरव और 1 वर्ष की बेटी गर्विता है, वो इंदौर में रहते हैं। मैं, मेरे पति श्री जय सिंह, जो कि मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर है और अब एक एंटरप्रेन्योर भी है, और अपने 9 वर्षीय बेटे अक्षोमने के साथ मुंबई में रहती हूँ। मेरा ससुराल मथुरा है। मैं थोड़ा सा अपने क्वालिफिकेशन के बारे में भी बताना चाहती हूँ। मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ। पिछले 14 वर्षों से मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में देश विदेश में काम किया है। और गत 4 वर्षों से मैं इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स नाम की एक बहुत बहुराष्ट्रीय कंपनी में सीनियर इंजीनियरिंग मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। और हम सभी हमारा परिवार डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूएचवी से जुड़े हुए हैं। मैं आज अपनी माँ करुणा जी के साथ मेरी जो समझ यूएचवी के बारे में बनी है साझा कर रही हूँ। इसके पहले कि मैं विषय वस्तु पर अपने विचार अभिव्यक्त करूँ, मैं पहले अपने मौसा जी श्री भगवान सिंह जी एवं मौसी जी अरुणा सिंह जी का जिक्र जरूर करना चाहती हूँ। यह उन्हीं के प्रयासों और दृढ़ता का प्रमाण है कि आज हम सभी परिवार समेत यूएचवी के माध्यम से एक मानव होते हुए स्वयं को, अपने स्वभाव को, स्वयं एवं शरीर की आवश्यकताओं को, मानव के आपसी संबंध, प्रकृति से स्वयं के संबंध को, सह अस्तित्व को और अपनी भागीदारी को ठीक तरह से समझने के प्रयास में जुड़े हैं। मैंने निरंतर अभी कोई क्लासेस अटेंड नहीं की हैं, परंतु जब भी मैं माँ पिताजी के पास रही हूँ और अब जब वो मेरे पास में है, मैंने उनके साथ जो भी सुना है उससे सीखा है। भले ही मेरी माता जी को लगता है कि वो अब जा करके यूएचवी में बहुत कुछ सीख रही हैं और मेरे पिताजी खुद को तो बिगिनर ही समझते हैं। मैंने यूएचवी में जो भी जाना है और समझा है, मैं ये निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि मुझे मेरे माता पिताजी ने मानवीय संस्कारों और मूल्यों के साथ ही बड़ा किया है। इसलिए मेरे लिए यूएचवी को समझना सरल है, सहज है। इसके साथ साथ ही अरुणा मौसी और भगवान सिंह मौसा जी की प्रेरणा से यूएचवी का कंटेंट और इसके तहत होने वाले कार्यक्रमों के बारे में ऑनलाइन या इंटरनेट पर बहुत कुछ उपलब्ध है। इसका भी लाभ मैंने जब जैसा समय मेरे पास रहा है, मैंने उठाया है। मैं शर्मिला दीदी, कुमार भैया और सभी मेंटर्स का भी विशेष धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ। आप
सभी मेंटर्स की निष्ठा एवं सुनियोजन से ही आप इतने वृहद रूप में लोगों को यूएचवी से जोड़ पा रहे हैं। और गणेश सर को तो ये क्रेडिट है ही है। मतलब हम बहुत सबसे पहले सर के सानिध्य में ही मौसा जी इतने आगे बढ़ रहे हैं। इंजीनियर होने के नाते हम अक्सर फ्रेमवर्क्स पर कार्य करते हैं। उसी तरह मैं यूएचवी को एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क की तरह समझती हूँ, जो हमें मानव मूल्यों को देखने, समझने को सहज बनाता है। एक कॉमन वोकैबुलरी या शब्दावली और एक स्टेप वाइज प्रोसेस से हमें वाकिफ कराता है, जिससे अंततः हम स्वयं का, परिवार का, कुटुंब का और आगे बढ़ते हुए ग्राम का या संभव है विश्व के कल्याण की ओर भी अपनी भागीदारी को जाने, समझें और उसकी ओर आगे बढ़ें। आई या सेल्फ और बॉडी को देख पाती हूँ। सुख स्वभाव है। इसकी सेल्फ को आवश्यकता निरंतर है, ये समझ में आता है। आगे अब मुझे सेल्फ एक्सप्लोरेशन करना है, स्वयं पर ही अपनी समझ को बढ़ाना है, बनाना है और स्वयं पर काम करना है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आगे मेरी माता जी अपनी शेयरिंग को कंटिन्यू करेंगी। जी नमस्ते भैया। मैं करुणा चौहान छतरपुर मध्य प्रदेश में रहती थी, लेकिन अभी मैं अपनी बड़ी बेटी गुंजन के पास मुंबई में हूँ और यहीं मेरे पति भी साथ में हैं। तो आगे तो मैं ज्यादा परिचय तो नहीं रखूंगी, क्योंकि वो तो मेरी बिटिया ने रखा ही है। तो अब मैं बताती हूँ कि मेरा 5वां अभ्यास सत्र है और इस बार मेरी जो समझ बनी है उसको मैं आप साझा करूंगी, क्योंकि इस यात्रा में तो सबके साथ ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, हर साथियों के साथ। तो सभी को नमस्ते और सबको मेरा सर को प्रणाम। इसके साथ ही मैं अपने अभ्यास 1 को रखती हूँ। अभ्यास 1 में मैं स्वयं से स्वयं को देखने का प्रयास करती हूँ और अभ्यास 1 के स्टेप 1 में मैं स्वयं के द्वारा चलने वाली कल्पनाशीलता को जब देखती हूँ तो मैं देख पाती हूँ कि बिना बोले, बिना प्रतिक्रिया किए जो जैसा है वैसा ही देखना है। तो फिर मुझे लगता है कि तो शुद्ध दृष्टा भाव से ही इसको देख सकते हैं। तो मैं देख पाती हूँ कि कल्पनाशीलता तो निरंतर चलती है। जब मैं सही समझ, सहज भाव और संबंध के भाव में होती हूँ, तो मैं इसको देख पाती हूँ। और अभी पहले तो मैं बहुत कम समय के लिए ही देख पाती थी। अब लेकिन मैं कह सकती हूँ कि अब इसमें ठहराव भी आया है और मैं आगे भी इसको देखने का प्रयास करती रहूँगी। और क्योंकि अब हमें समझ में आया है कि ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप 1 है, जो मैं जब भी कहीं भी उलझती हूँ तो इसी को ध्यान करती हूँ कि मुझे अपनी कल्पनाशीलता को ही देखना है। इसको देखते हुए जब मैं स्टेप 2 को देखती हूँ कि इस क्षण जो मेरे भाव विचार चल रहे हैं, सहज भाव, स्वभाव, मानवीय स्वभाव के अनुरूप भावों को ही मैं देखना चाहती हूँ और इसकी निरंतरता को बनाए रखना चाहती हूँ। स्टेप 2 के साथ ही जब मैं स्टेप 3 को देखती हूँ कि इस क्षण जो मेरे अंदर भाव विचार चल रहे हैं वो सहज हैं, असहज हैं, जिनसे मैं सुखी दुखी होती हूँ। तो मैं कह सकती हूँ कि जब सहज भाव मेरे चलते हैं तो मैं सुखी होती हूँ, आराम में रहती हूँ, संगीत में रहती हूँ। लेकिन जैसे ही विरोध का भाव या अंतर्द्वंद चलता है मन में, असहज भाव होता है, तो वहाँ मैं परेशान होती हूँ। लेकिन अब मैं उसको भी समझने का प्रयास करती हूँ, उससे जल्दी से निकल भी पाती हूँ। स्टेप 3 के साथ ही मैं जब स्टेप 4 को देखती हूँ कि इस समय जो मेरे अंदर भाव विचार चल रहे हैं, इसका निर्णय कौन लेता है? बाहर की कोई परिस्थिति, दूसरा व्यक्ति या मैं स्वयं? तो मैं कह सकती हूँ कि मेरे अंदर चलने वाले भाव विचार का निर्णय तो मैं ही लेती हूँ। इस तरह से मैं अपने सुख-दुःख की ज़िम्मेदारी भी पूरी तरह से समझती हूँ और लेती भी हूँ। क्योंकि ये तो मतलब बाहर की परिस्थिति या दूसरा व्यक्ति तो ट्रिगर मात्र ही करता है, बाकी निर्णय तो मेरा ही है। तो मैं अपने सुख-दुःख के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार हूँ। इस तरह मैं द्वेष व शिकायत से मुक्त भी होती हूँ और अपने आप में परिमार्जन व सुधार के लिए तत्परता से आगे भी बढ़ती हूँ।
स्टेप 4 के साथ भी ही जब मैं स्टेप 5 को देखती हूँ, इस समय जो भाव विचार मेरे अंदर चल रहे हैं, उसके निर्णय का आधार क्या है? सही समझ या मान्यता? तो मैं कह सकती हूँ कि अभी तक तो मैं कुछ निर्णय तो मान्यता के आधार पर ही मैं लेती थी, लेकिन अब जब मेरी समझ बनी है और मैं इसको अच्छी तरह से समझ रही हूँ, तो मैं अधिकांश या पूरी तरह से सारे भावों का निर्णय सही समझ सहज भाव के साथ ही लेती हूँ, जिससे मैं आराम में भी रहती हूँ और सुखी होती हूँ। स्टेप 5 के साथ ही जब मैं स्टेप 6 को देखती हूँ कि मुझे सहज स्वीकार क्या है, तो मैं देखती हूँ कि सहज स्वीकार तो संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व का भाव ही मुझे सहज स्वीकार है। लेकिन अभी तक तो मैं इसको सिर्फ बातों में ही समझ पाती थी, कहने में। लेकिन अब मैं कह सकती हूँ कि अब इसको मैं गहराई से जब समझने का प्रयास करती हूँ, तो मैं इस भाव को बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। पहले तो मैं अपने परिवार में, रिश्तेदारी में या इतने में ही देखती थी, लेकिन अब मैं इसको विस्तार से देखने का प्रयास करती हूँ, तो मुझे संबंध, व्यवस्था और सह-अस्तित्व में चिंतन, बोध और अनुभव की क्रिया का एहसास होने लगा है। तो अब मैं समझती हूँ कि इसको समझना ही मेरी मूलभूत आवश्यकता है। स्टेप 6 के साथ ही जब मैं स्टेप 7 को देखती हूँ, इस क्षण निर्णयपूर्वक अपने भाव को संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व के भाव के अर्थ में अपने आप में सुनिश्चित कर सुखी होती हूँ, तो हर क्षण सुनिश्चित कर मैं निरंतर सुखी होती हूँ। अब मैं संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व को पूरी प्रकृति और अस्तित्व के संदर्भ में संपूर्णता में समझती हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि संबंध व्यवस्था व सह अस्तित्व का भाव से ही मैं सुखी होती हूँ, आराम में रहती हूँ और संगीत में भी रहती हूँ, और इसकी निरंतरता को भी मैं बनाए रखना चाहती हूँ। यहाँ मेरा अभ्यास 1 पूरा होता है। अब मैं अभ्यास 1 के साथ ही जब अभ्यास 2 को समझने का प्रयास करती हूँ, जो कि जड़ इकाई है, जिसमें मैं चैतन्य हूँ और स्वयं के द्वारा स्वयं से शरीर को देखने का प्रयास करती हूँ। तो मैं चैतन्य हूँ, शरीर में है, दोनों अलग-अलग तरह की वास्तविकताएँ हैं। तो जब दोनों की आवश्यकता अलग है, मैं देखती हूँ कि पहले तो मैं शरीर को जानते हुए भी कि शरीर मान के ही जीती थी, उसके बाद भी इतने अच्छे से शरीर को नहीं समझ रही थी। लेकिन अब जब मेरी समझ बनी है, तो मैं दोनों की आवश्यकताओं को भी देख पाती हूँ कि जीवन निरंतर है और शरीर सामयिक है। जैसे ही ये बात मेरे मन में आती है, तो मैं इसके अलगाव को भी समझती हूँ। मेरे और शरीर के बीच सिर्फ सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है, ये भी मैं देख पाती हूँ, क्योंकि देखने वाली तो मैं ही हूँ। शरीर को क्या संकेत देना है, किस संवेदना को पढ़ना है, और इसका निर्णय तो मैं ही लेती हूँ। ये तो मुझे बहुत अच्छे से स्पष्ट अभ्यास 1 में भी मेरा निर्णय का, मैं पहले भी अपने शेयरिंग में बता चुकी हूँ कि निर्णय का भाव तो मुझे मुझे पहले भी स्पष्ट हुआ है और अभी भी स्पष्ट हो रहा है कि मैं निर्णय तो मैं ही लेती हूँ। जिस तरह से संकेत देने का निर्णय, जो भी संवेदना महत्वपूर्ण लगती है उसको पढ़ने का निर्णय भी मेरा ही है। शरीर में अपने निर्णय के अनुसार शरीर को मैं अपने निर्णय के अनुसार चलाती हूँ, एक साधन की तरह उपयोग करती हूँ। जब हमें भूख लगती है तो संकेत देती हूँ खाना खाने का, तो ये निर्णय तो सब मेरे ही हैं। तो इसमें जब मैं देखती हूँ, तो अब मुझे जो 3 शब्द बार-बार अभ्यास सत्र के द्वारा आ रहे थे, दृष्टा, कर्ता और भोक्ता, तो देखने का निर्णय मैं ही लेती हूँ, इसीलिए मैं ही दृष्टा हूँ। शरीर का साधन के रूप में प्रयोग करती हूँ, मैं ही करने का निर्णय लेती हूँ, इसीलिए मैं ही करता हूँ, और मैं ही सुखी या दुखी होती हूँ। जो भाव बनते बिगड़ते हैं, तो भोगने वाली भी मैं ही हूँ, तो मैं ही भोगता हूँ। ये शब्द भी मुझे अच्छे से स्पष्ट हो रहे हैं। अब स्टेप 3 के साथ ही जब मैं स्टेप 4 को समझती हूँ कि मैं संवेदना हूँ, या मैं संवेदना से अलग होते हुए भी संवेदना को पढ़ पाती हूँ। मेरे और शरीर के बीच दूरी है। इसको भी समझती हूँ कि संवेदना तो शरीर में होती है और पढ़ने का निर्णय तो मेरा ही। तो संवेदना कई तरह से, जब मैं संवेदना को जाँचने-परखने का प्रयास करती हूँ, तो जो दर्द की संवेदना है या खुजली होने की संवेदना है, भौतिक रासायनिक घटना से ठंड-गर्म का जो एहसास होता है, ज़मीनी चढ़ना, सुन्नता होना,
या भूख लगने की संवेदना जब आती है तो जिसको मैं महत्वपूर्ण समझती हूँ उस संवेदना को मैं पढ़ती हूँ। इतनी स्पष्टता मेरी इसमें भी बनी है। बाह्य परिस्थिति का प्रभाव शरीर तक पहुंचता है, उसे मैं निर्णय पूर्वक पढ़ती हूँ, उसे अर्थ देती हूँ, उससे प्रभावित होती हूँ, नहीं होती हूँ, प्रतिक्रिया जिम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत होती हूँ। तो इसको मैं संवेदना के 4 स्रोत शर्मिला दीदी ने बहुत अच्छे से बताए थे, उससे ही समझ रही हूँ कि बाहर का कोई व्यक्ति व्यवहार करता है या बाहर की कोई परिस्थिति जब मेरे कान तक उसकी ध्वनि पड़ती है, तो उससे मैं प्रभावित होती हूँ, लेकिन जब आवश्यक समझती हूँ तो मैं उस पे ध्यान देती हूँ। बाहर की कोई परिस्थिति ठंडी हवा चलती है या जो त्वचा में आके मतलब महसूस होती है हमको, तो उसमें मैं लोशन लगाना है या मतलब गर्म कपड़े पहनना है, इस तरह से मैं निर्वाह भी करती हूँ। तीसरी संवेदना मुझे शरीर में होने वाली लगती है, जैसे दिल धड़कना या साँस का चलना, तो जब तक सब कुछ सही चलता है, ठीक-ठाक रहता है, तो मैं उतना ध्यान तो नहीं देती हूँ, लेकिन जैसे ही साँस की गति बढ़ती है, तो फिर सजगता के साथ में ध्यान देती हूँ। तो इस तरह से और कल्पनाशीलता में भी जो भाव विचार चलते हैं, सहज होते हैं, असहज होते हैं, उससे भी जो संवेदना शरीर को मिलती है, तो उसको भी मैं महसूस करती हूँ। तो ये तो मुझे समझ में आ गया है कि संवेदना जो आती है, उससे ही मैं प्रभावित होती हूँ, लेकिन ये निर्णय भी मेरा ही होता है कि उसको मैं किस तरह से अर्थ दूँगी या किस तरह से निर्वाह करना है। इतनी स्पष्टता मेरी इसमें भी बनी है। स्टेप 6 में परतंत्रता और स्वतंत्रता पर ध्यान जाता है। समझ पा रही हूँ कि मैं सही समझ, सहज भाव और स्वभाव में बने रहना ही स्वतंत्रता है। और जब मैं बाहर से प्रभाव बाहर की चीज़ों से प्रभावित होती हूँ और बाहर से सुख खोजने का प्रयास करती हूँ या बाहर से सम्मान पाने की अपेक्षा रखती हूँ, तो यही परतंत्रता है, जिसमें मैं परेशान होती हूँ। अब मैं स्टेप 6 के साथ ही स्टेप 7 में मेरा होना शून्य के सह-अस्तित्व में बना हुआ है। मैं निरंतर क्रियाशील हूँ। शरीर का होना भी शून्य के सह-अस्तित्व में बना हुआ है। आवश्यकतानुसार शरीर के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान करती हूँ। शून्य के माध्यम से यह काम आवश्यकता अनुसार सामयिक रूप से करती हूँ, निरंतर नहीं। तो मुझे समझ में आता है कि शून्य को बहुत गहराई से समझने का की बात है, क्योंकि शून्य को जितना मैं समझ पाई हूँ अभी तक, जो भी मैंने ध्यान किया है या मेडिटेशन के दौरान जो प्रतिबिंब बनता है, तो उसको मैं देखती हूँ तो मैं समझती हूँ कि वो प्रतिबिंब बिंब तो सभी के अंदर है, लेकिन अभी इसको इतनी जल्दी तो नहीं कह सकती हूँ कि कुछ भी मुझे समझ में आया है। इसमें बहुत गहराई से काम करने की आवश्यकता है और मैं इसके आगे प्रयास करती भी रहूँगी। और अब मुझे समझ में आया है कि शरीर मेरे लिए एक उपयोगी साधन है। इसीलिए हमें चैतन्य के साथ-साथ जितना मैं चैतन्य की जागृति के लिए काम करती हूँ या विकास, ये भी पता है कि विकास या ज्ञान तो चैतन्य में ही होना है। लेकिन शरीर के पोषण संरक्षण के लिए भी मैं नियम, संयम और संतुलन के साथ ध्यान देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक मेरा ये शरीर है तभी तक मेरी पहचान है। जीवन निरंतर है, लेकिन मेरी पहचान तो मेरे शरीर के साथ ही खत्म होगी। तो अब मैं मरने जीने के भय से भी मुक्त होती हूँ और ये भी कहना चाहती हूँ कि जितना मैं सुखपूर्वक जीने के लिए, निरंतर सुखपूर्वक जीने के लिए अपने आप में काम कर रही हूँ, उतना ही मैं अपने मरने की भी तैयारी कर रही हूँ कि मैं अपने शरीर को अब स्वस्थ रखूँगी, जिससे मेरे बच्चे या मेरे से जुड़े लोग या मेरे सभी साथियों को कोई परेशानी ना हो। मैं चलते-फिरते ही अपने सुखपूर्वक ही मैं अपने शरीर को भी छोड़ना चाहती हूँ। ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो मैंने यूएचवी से सीखा है। तो इसके लिए मैं आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब इसके साथ ही मेरे जो पॉइंट, चौथा पॉइंट है, सुख स्वभाव है या प्रभाव है, तो मैं कह सकती हूँ कि सुख स्वभाव ही है, प्रभाव नहीं है। सुख का स्रोत मेरे अंदर है और सुख निरंतर है। प्रभाव तो बाहर से मिलने वाली चीज़ों से है, जो कि क्षणिक होती है, तो इसको मैं बहुत अच्छे से समझ पाई हूँ। यदि सुख स्वभाव के रूप में दिखता है, तो उसको स्वयं में सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यक्रम कर रहे हैं? तो अब मैं कह सकती हूँ कि सही समझ, सहज भाव और संबंध का भाव जो मुझे सहज स्वीकार्य है, उसी के आधार पर मैं इसको सुनिश्चित करने का काम करती हूँ। हमारा जितना कार्यक्रम अभी भी अनुकूल प्रभाव, संवेदना व भाव को जुटाने के अर्थ में है,
तो मैं कहती हूँ कि अब मुझे अनुकूलता और प्रतिकूलता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि जब अनुकूलता होती है तो अनुकूलता में हर कोई रहना पसंद करता है, लेकिन प्रतिकूलता ही एक अवसर की तरह ही होता है। जब हम किसी भी परिस्थिति को का सामना डटकर करते हैं, तो सारी स्थितियाँ सामान्य ही होती हैं। हमारा कितना कार्यक्रम अभी चैतन्य के अर्थ में है, कितना शरीर के अर्थ में है, तो मैं कह सकती हूँ कि ज्ञान, समाधान का भाव सुख के साथ सुनिश्चित होता है, तो फिर दुःख का तो कोई कारण ही नहीं बनता है, तो मेरा अधिक समय चैतन्य में लगाती थी। लेकिन उसके साथ-साथ मैं अब शरीर के पोषण का भी ध्यान रखती हूँ और मतलब किसी भी मान्यता या संवेदना के आधारित पर सहज स्वीकार्यता तो मेरी सही समझ, सही सहज भाव और संबंध के भाव के साथ ही है। तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ मेरी शेयरिंग समाप्त होती है। कमेंट में स्वयं के समझने के लिए कितना समय लगा सकते हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि अभी तो मैं 2 घंटे का समय तो लगाती ही थी, लेकिन अब मुझे अंदर पूरा यूएचबी के जितने भी पॉइंट हैं अभ्यास 1 और 2 के, तो मेरे आचरण में आत्मसात करती हूँ मैं उसको। तो अब मुझे कोई समय की कमी नहीं महसूस होती है, क्योंकि मैं कुछ भी काम करते हुए, मैं चाहे घूम रही हूँ, चाहे किचन में काम करती हूँ, तो मैं हर तरह से उसको देख पाती हूँ। तो अब मुझे समय की कोई कमी नहीं है और मैं देखती हूँ कि जीवन और शरीर दोनों आपस में एक-दूसरे के पूरक हैं और परस्परता में काम करते हैं। तो मैं दोनों को ही समझ पाती हूँ और समय तो निकालती ही हूँ और आगे भी जो भी मेरी ज़िम्मेदारी या भागीदारी के रूप में मुझे दिया जाएगा, उसको भी मैं करूँगी। तो सबसे बड़ी बात है कि मेरा यहाँ मैं अपनी बेटी के पास हूँ, तो इस समय तो मैं संबंध के भाव को बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ, क्योंकि बेटी-दामाद तो मतलब समझते ही थे और उन लोगों ने जो मेरे शरीर के पोषण के लिए कि मत आपको स्वस्थ होना है, कार्यक्रम चलाया है, तो मैं कह सकती हूँ कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से आगे इसमें अपनी भागीदारी कर सकूँगी और मेरा पोता जो है अक्षोम्य, वो जब मैं उसको प्यार करती हूँ, तो वो उससे ज़्यादा प्यार मुझे करता है। तो मैं संबंध का भाव भी देखती हूँ। जैसे मैं उससे पढ़ने के लिए बोलती हूँ, तो वो कहता है कि नानी आपकी परीक्षा आने वाली है, तो आप अपनी पढ़ाई करिए। तो ये भी उसकी बात को मैं समझती हूँ और उसके साथ ही मेरी यहाँ शेयरिंग खत्म होती है और मैं गणेश सर जी को कोटि-कोटि प्रणाम, जिनके मार्गदर्शन में और प्रोत्साहन से मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हुई हूँ और उत्साह के साथ ही मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। कुमार भैया, शर्मिला दीदी की बहुत ही कृतज्ञता कि उन लोगों ने इतने अच्छे से समझाया है कि आज मैं जो इतने उम्र के बाद यूएचबी कंटेंट को समझने में अपना समय लगाया, लेकिन आज मुझे उसकी सार्थकता भी दिखती है। तो मैं बहुत ही खुश हूँ और संबंध का भाव ही ऐसा भाव है जिसमें आत्मीयता का एहसास होता है, ये भी मैं समझ पाई हूँ। तो सभी साथियों को नमस्ते, धन्यवाद। जी, धन्यवाद दीदी। तो अभी मैं तो कुमार भैया को आमंत्रित करता हूँ कि भैया दीदियों के शेयरिंग के बारे में हमें गाइड करें। भैया ओवर टू यू। जी नमस्ते सभी को। जी पहले मैं करुणा दीदी के शेयरिंग को लेकर अपनी बात रख देता हूँ। करुणा दीदी ने पहले भी शेयरिंग की है और मैं देख पाता हूँ कि काफी निष्ठा से दीदी समझने जीने में लगी हुई हैं। और जो उन्होंने एक बात कही कि सुखपूर्वक जीना भी चाहते हैं और सुखपूर्वक शरीर भी छोड़ना चाहते हैं, तो पूरी तैयारी दिखाई देती है दीदी की कि इस बात को गहनता से अपने भीतर ले जाना है। और उन्होंने स्टेप बाय स्टेप शेयरिंग भी की, तो बहुत अच्छी गति है। आप और अरुणा दीदी बहनें भी हैं और साथ साथ समझने का काम कर रही हैं। एक कुनबे के रूप में आप लोग का परिवार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और उसमें नए लोग समाहित होते जा रहे हैं और उसमें आप लोग का अपना समझना जीना काफी सहायक है। तो मेरी तरफ से शुभकामना। और मुझे लगता है कि आपके पास एक बड़ा काम है कि जो भी लोग भगवान भैया के साथ जुड़ रहे हैं उन सबको स्नेहपूर्वक साथ लेकर चलना और को मार्गदर्शन करते रहना और बड़ी सघनता से अपने ऊपर काम करना। जी भैया, जितना जितना धन्यवाद। जी आपके सहयोग से ही ये सब हो रहा है भैया। जी। जी जी। तो उसको बनाए रखें और ये भी मैं कहूँगा कि वर्कशॉप्स अटेंड करते रहें। जी भैया, बिल्कुल मैं कंटिन्यू ही करती हूँ भैया, क्योंकि मैं ऐसा लगता है कि अब मेरी आवश्यकता ही बन गई है। जी मेरे स्वभाव में ही आ गया है और तो मैं करती ही रहती हूँ। जी। जी।
फेस टू फेस जब भी कानपुर में होते हैं, आसपास होते हैं, तो आ जाएं आप। गुंजन जी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप एक वर्कशॉप जरूर करें, और एक क्यों एक के बाद एक करते रहें। तो देखिए, जब हम लोग कोई बात रखते हैं तो उसमें तीन भाग होते हैं। एक व्यवहारिक भाग है जो जीने में दिखाई देता है, जैसे माँ पिता अगर जी रहे हैं तो उनसे बहुत सारी चीजों को लेकर हम प्रेरित होते हैं, प्रभावित होते हैं। फिर बौद्धिक एक भाग होता है। बौद्धिक में होता है कि जब हम चर्चा करते हैं तो विचार में पूरी बात फैलती है, और उससे हमें जीने की योजना कार्यक्रम समझ में आता है। तो उससे और गहरी जो बात है वो तात्विक, तात्विक, बौद्धिक और व्यवहारिक। तो तात्विकता ठीक से समझ में आती है जब हम खुद बैठ कर उस पूरे प्रस्ताव को सुन रहे होते हैं और उसको जांच रहे होते हैं। तो आपको जिस तरह का परिवार मिला है, जिस तरह का संस्कार मिला है, और वातावरण भी आपके तरफ है ना जिस तरह से बना हुआ है, तो उससे बहुत सारी अनुकूलता बनी हुई है। आपका मन भी बना हुआ है, और जैसा भगवान भैया कह रहे थे कि आप एक सेंटर बनाने का भी निर्णय ले चुकी हैं और उस पर काम शुरू कर दिया है। तो उस क्रम में और आवश्यकता बन गई है कि आप वर्कशॉप्स करें, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही है। थोड़ा तो कॉर्पोरेट में समय का अभाव रहता है, परंतु मुझे लगता है 3 दिन का समय निकालना किसी वीकेंड पे जोड़ के आसान रहेगा। और उधर बॉम्बे में भी बहुत सारे वर्कशॉप्स हो रहे हैं, बॉम्बे के आसपास बहुत सारे वर्कशॉप्स हो रहे हैं फेस टू फेस मोड में भी। तो ओवरनाइट जर्नी है, तो कहीं भी आके कर सकते हैं। उसको थोड़ा प्लान करिए, तो आप जो काम कर रही हैं उसमें और गहराई और विस्तार मिलेगा, और स्वयं में उसकी और ज्यादा स्पष्टता बनेगी। तो बाहर जो चीजें घटनाक्रम में दिखाई देती हैं उनमें उतार चढ़ाव लगा रहता है, परंतु जब हम तात्विक स्तर पर वस्तु को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, तो उससे हमारे अंदर एक आश्वस्ति बनी रहती है। तो मैं कहूँगा बहुत अच्छी संभावना आपके साथ, बहुत सारी शुभकामना आपके लिए। आप वर्कशॉप्स कर लें, और फिर उस काम को, जो सेंटर डेवलप करने का काम है, जो परिवार के साथ जुड़कर काम करने का बात है ना, उन सबको आप और बढ़िया ढंग से कर पाएंगे। तो मेरी तरफ से ना, अ, ये एक बात रहेगी। जी भैया, धन्यवाद भैया। जी।